तो आज स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। मैं जैसे पहले भी कहता हूँ कि मैं पूरा टोटल एनसीईआरटी को ही लेके आता हूँ, कहीं बाहर से नहीं रहता है। मैं पूरा ही एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन होता है और मैं उसको एकदम सॉर्ट करके लाता हूँ कि एकदम याद हो जाए, माइंड मैप बना के। ओके, तो यदि आप ये लेक्चर पूरा देखते हो तो आपके पूरे एनसीईआरटी कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये सब हम जानते हैं। ठीक, जो अब ब्लड यदि आप देखेंगे तो ब्लड में 55% प्लाज्मा होगा और 45% ब्लड सेल होगा। तो ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल होते हैं। ठीक, अब हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है, 90 to 92% वाटर होता है और बाकी 6 से 8% ही प्रोटीन होता है इसमें। ठीक, अब प्रोटीन की हम बात कर लें तो प्रोटीन इसमें कौन सा का होगा? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। तो फाइब्रिनोजन का वर्क होता है क्लॉटिंग में। ठीक, तो क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में। ग्लोबुलिन की बात करें तो इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी एंटीबॉडी। तो इसमें इसका वर्क होता है एंटीबॉडी के फॉर्म में। और एल्बुमिन का जो होता है हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ये हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो हमने देखा कि प्लाज्मा में वाटर बहुत ज़्यादा होता है और 6 से 8% प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें इसके साथ साथ कुछ आयंस भी इसमें होते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सब भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में। तो ये सब एनसीईआरटी में लिखा है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एटीसी। ठीक, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड एटीसी आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ग्लूकोज ये सभी प्रेजेंट होते हैं। और कुछ फैक्टर, ये तो हमें पता ही है, वो फाइब्रिनोजन का भी यही वर्क है। फैक्टर ऑफ कोगुलेशन या कोगुलेटिंग ऑफ ब्लड आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, अभी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक, जो कोगुलेशन में हेल्प करता है ब्लड के क्लॉटिंग में, वो सब भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। ठीक, अब बात करें जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? जो सीरम होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग जो क्लॉट कर रहा है उसको हम निकाल दें तो सीरम बन जाता है। ठीक, हम ये एनसीईआरटी के उसी लाइन में था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे। तो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हम निकाल देंगे तो वो सीरम कहलाएगा। हमने ब्लड में से प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया, प्लाज्मा 55% होता है। अब हम बात करेंगे ब्लड सेल। ब्लड सेल क्या होते हैं? 45% होते हैं। इसमें ब्लड सेल में कौन कौन से हो सकते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये तीनों की बात। तो सबसे पहले बात करेंगे आरबीसी, इरिथ्रोसाइट की बात कर लें। तो इसमें इरिथ्रोसाइट का पहले काउंट की बात कर लें तो ये बहुत ज़्यादा होता है, फिर 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन इसमें इतने सेल होते हैं। कितने होते हैं? इसका काउंट जो होता है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी एम क्यूब, मतलब इतने में इतना हमें इतने मिलते हैं सेल। ठीक, आरबीसी आर फॉर्म इन रेड ब्लड मैरो। तो हमारा जो आरबीसी है वो कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में बनता है। ठीक, बोन मैरो में हमारा बनता है। ठीक, ये डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें न्यूक्लियर नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियर एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? बाई कॉन्केव। इसका शेप कैसा होता है? बाई कॉन्केव होता है। ठीक, ये रेड कलर होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है 12 से 16 ग्राम होता है 100 ml में। यदि आप 100 ml अपना ब्लड लेते हैं तो उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, इसीलिए हमारा ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का होता है। इसका लाइफ स्पेन जो होता है वो 120 दिन का ही होता है। 120 दिन बाद वो क्या होता है? मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है इन द स्प्लीन। इसे स्प्लीन को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक, तो 120 दिन का इसका लाइफ टाइम होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में। और इसी को स्प्लीन को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड, मतलब कब्र कहते हैं, कब्र घर ऑफ आरबीसी। अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। ठीक, तो ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। तो कलरलेस होता है ड्यू टू एब्सेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। दे आर न्यूक्लिएटेड, इसमें लेकिन न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। इसकी जो काउंट होती है वो कितना होता है? 6000 से 8000 इसका काउंट होता है MMQ। ठीक, और इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 1 हफ्ते से कम ही दिन का होता है। ठीक, जो कि हमें डब्ल्यूबीसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के लाइफ टाइम में। यदि आपकी डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा है तो आप अच्छे से अपना सर्वाइव कर सकते हैं। आपके ना कभी कैंसर होगा ना कुछ होगा, क्योंकि ये हमारे के लिए हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यही इम्यूनिटी के लिए यही रिस्पॉन्स होता है इसी। तो हमने आरबीसी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक ग्रैनुलोसाइट, एक एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट मतलब उसमें ग्रेन पाया जाएगा। ठीक, तो ग्रैनुलोसाइट में आएंगे वैसोफिल्स, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसको याद करने के लिए बैन 10 आप देखते होंगे कार्टून, तो भाई बैन याद कर लीजिए, बैन या कोई चीज़ बैन हो गया। तो ग्रैनुलोसाइट जो होगा बैन होगा। ठीक, ग्रैनुलोसाइट बैन, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बैन BEN। ठीक, और एक ग्रैनुलोसाइट जो है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। तो वैसे ये दोनों बचे हैं, तो इसमें क्या होगा? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो आप पहला वाला याद कर लीजिए, आखिरी वाला आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सबका वर्क क्या क्या है। ठीक, तो अब सबको ऐसे आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, इधर उधर आप कैसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। पहले इनकी सबसे अधिक जो है ऐसे याद कर लीजिए। सबसे अधिक है 7 से 65% न्यूट्रोफिल्स है, 20 से 30% लिम्फोसाइट है, 6 से 8% मोनोसाइट है, 2 से 3% इसिनोफिल्स है, 0.5 से 1% वैसोफिल्स है। तो इसको हमने ऐसे याद किया, एन लॉन्ग मंकी इट्स बनाना। एन लॉन्ग मंकी ऐसे लिख देता हूँ मैं, एन लॉन्ग मंकी
इट्स बनाना, इट्स बनाना। ओके, तो ऐसे याद कर लीजिए। एन लॉन्ग मंकी, एन लॉन्ग मंकी इट्स बना। आपको ऐसे जिसको जो जिस तरह याद होगा अपनी जगह है, पर मैंने ऐसे याद किया है। ठीक, तो ये हमारे लिए लाइन सीरीज में पहले याद हो, ऐसे हो जाएगा। तो जो न्यूट्रोफिल्स होगा वो सबसे अधिक होगा, वो कितना होगा, 7 से 65% होगा। लिम्फोसाइट होगा 20 से 25% होगा। मोनोसाइट होगा वो 6 से 8% होगा। इसिनोफिल्स होगा वो जो 2 से 3%, और बेसोफिल 0.5 से 1% होगा। ठीक, अब पहले बात, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों का वर्क है फैगोसाइटिक। तो एन और एम का जो वर्क है फैगोसाइटिक का काम है। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का वर्क क्या है, फैगोसाइट का। और लिम्फोसाइट तो आप जानते ही हो कि लिम्फोसाइट क्या होता है, हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्स होता है। लिम्फोसाइट तो बी एंड टी फॉर्म में होता है, वो भी किसके लिए, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए होता है। ये फैगोसाइट होता है, ये इसको किल करता है, खा जाता है ना, खा जाता है। ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या है, फैगोसाइट है, खा जाते हैं। जबकि ये क्या है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्स होता है, उसका इम्यून बना देगा हमारे शरीर में। ठीक, और जो इसिनोफिल से एलर्जी की रिस्पॉन्स होता है, जब कोई बाहर से अनएक्सेप्टेड पार्टिकल आते हैं तो हमको एलर्जी, खांसी, सर्दी होता है। तो ये किसके कारण होता है, इसिनोफिल्स के कारण होता है। ठीक है, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। वैसोफिल्स होता है, सीक्रेट करता है हिस्टामिन, सिस्टीनिन और हिपेरिन। ठीक, तो आपको पता होगा जब कहीं मक्खी की काट देता है तो वो सूज जाता है, तो क्या ये तो किसके वजह से होता है, वैसोफिल की वजह से होता है। सीक्रेट करता है हिस्टामिन, सिस्टोनिन, हिपेरिन, ये सब ये सीक्रेट करता है वैसोफिल्स, और इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में इसका यूज होता है, इन्फ्लामेशन में। एक बार फिर, ये जो न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट फैगोसाइटिक, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, इसिनोफिल्स एलर्जिक रिस्पॉन्स, ई से एलर्जिक, ऐसे याद कर लीजिए, इसिनोफिल्स एलर्जिक रिस्पॉन्स, बेसोफिल्स ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन कराता है। अब प्लेटलेट्स की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इसका यूज होता है। ठीक, ये क्या थ्रोम्बोसाइट्स भी इसको कहते हैं। ठीक, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक, इसकी जो वैल्यू थी 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो होता है प्रोड्यूस होता है इन सेल फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये किसमें इसका ये प्रोड्यूस होता है, ये किसमें बनता है, सेल फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट में। कांगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इसका बहुत बड़ा हेल्प होता है। ठीक, आपको पता होगा कि यदि हमको डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स बहुत तेज घटने लगता है, बहुत जल्दी घट जाता है, और इसीलिए बहुत लोग का डेथ हो जाता है। तो ये बहुत ही यूज है इसका भी। तो देखिए, ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एबीओ और आरएच फैक्टर। ठीक, तो ब्लड ग्रुप को एबीओ और आरएच फैक्टर में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप की। तो एबीओ वाले में आपको बहुत इजी है। ठीक, आपको ऐसे याद करना है जैसे ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ, ये 4 टाइप होते हैं ब्लड के। ठीक, तो जो एंटीजन होता है वो आरबीसी सरफेस पे पाया जाता है। जो हमारा आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल होता है, उसी पे एंटीजन पाया जाता है, उसी के सरफेस पे एंटीजन पाया जाता है। और एंटीबॉडी जो होता है हमारा प्लाज्मा में पाया जाता है। कौन सा भी बताया था, ग्लोबुलिन वाला, ग्लोबुलिन था ना एंटीबॉडी के रिस्पॉन्सर प्लाज्मा में। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, तो इसमें जो ग्लोबुलिन वाला था प्लाज्मा में, वही हमारे एंटीबॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो जो तो आपको जो ये हमारे नीट का क्वेश्चन भी था ऐसे ही। ठीक, और जो ये अब हम यहाँ पे बात करें डोनर, ये किसको कौन किसको डोनेट कर सकता है। ठीक, तो ये जो हमारा आरबीसी है और ये एंटीजन वो कहाँ पाया जाएगा, आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। और एंटीबॉडी है वो कहाँ पाएगा, प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक, एंटीबॉडी। अब हम बात कर लें ब्लड ग्रुप की, एबीओ ब्लड ग्रुप की। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप जो है वही जो हमारा ब्लड ग्रुप है जो वही हमारा एंटीजन होगा। ठीक, तो ब्लड ग्रुप ए हमारा एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी तो एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, हमारे पास एंटीजन दोनों हो जाएंगे। तब ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारे पास कोई एंटीजन नहीं होगा, एंटीजन एंटीबॉडी इसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक, हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी जो होगा एंटी बी होगा। ठीक, ब्लड ग्रुप बी है तो हमारे पास एंटीबॉडी एंटी ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमारे पास कुछ नहीं होगा एंटीबॉडी, कि हमारे पास एंटीबॉडी तब कुछ नहीं होगा हमारे प्लाज्मा में। यदि ए बी ब्लड ग्रुप है तो हमारे प्लाज्मा में कुछ नहीं एंटीबॉडी होगा। ओ है तो हमारे पास दोनों हो जाएंगे, ओ है तो एंटीजन हमारे पास दोनों ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं डोनर। तो देखिए हम किसको डोनेट कर सकते हैं, तो ओ वाला जो होता है वो सभी को डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, उसके पास किसी प्रकार का एंटीजन नहीं, इसलिए वो सभी को दे सकता है। क्योंकि अगर हम अपना ब्लड ग्रुप देते हैं किसी को तो उस टाइम हम एंटीजन देखते हैं, क्योंकि उस समय जो एंटीबॉडी होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, मतलब जो प्लाज्मा होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक, और जब कोई ले रहा है तो उसमें उसका एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट होता है कि उसका एंटीबॉडी क्या है, अरे एंटीबॉडी क्या है कि किसके खिलाफ वो एंटी कर रहा है। जो ले रहा है उसके लिए ये एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है
ठीक। तो इसीलिए जो ए बी है वो सभी से ले सकता है, क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का एंटीबॉडीज़ नहीं है। ठीक। तो आप बस ऐसे याद कर लीजिए कि जो ओ है वो सभी को दे सकता है। तो देखिए ओ वाला सभी को दिया है, ए को भी दिया है, बी को भी दिया है, ए बी को भी दे दिया है, ओ वाला खुद को भी दे दिया है। ठीक। और ए बी जो है सभी से ले लिया ये, क्योंकि इसके पास किसी प्रकार के एंटीबॉडीज़ ही नहीं है, किसी के खिलाफ ये बना ही नहीं सकता, एंटीबॉडीज़ ही नहीं है। तो जो ले रहा है उसको एंटीबॉडीज़ देखना होगा, और जो दे रहा है उसके लिए एंटीजन देखना होगा। ठीक। अब देखिए, तो जो ए बी ओ सभी से ले लिया, ए बी ओ उसने सभी से लिया, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं था। और जो ए वाला था वो तो ओ से लिया ही था और ए से ले लिया था। बी वाला था वो ओ से लिया था, क्योंकि ओ सभी को दिया था इसलिए बी से ले लिया था। और जो ओ वाला है वो केवल ओ से बेचारा लेगा, वो किसी से नहीं लेगा। ठीक। आपने वो शायद सुल्तान वाला पिक्चर देखा होगा, तो उसमें केवल उसका ओ पॉजिटिव था, उसका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, इसीलिए उसकी बेटी नहीं बच पाती, पता नहीं ऐसा कुछ था ना पिक्चर में। तो उसमें क्योंकि उसका वैसा ब्लड ग्रुप केवल किसी के पास नहीं होता, बहुत कम लोगों के पास होता है ओ नेगेटिव। ठीक। अब ये क्योंकि ओ नेगेटिव जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ये सभी लोग को दे सकते हैं, बहुत बड़ा दानी होता है ये यूनिवर्सल डोनर। ये सभी जिसके पास नेगेटिव हो, ओ नेगेटिव, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। वो पॉजिटिव दिखा जाता है पर नेगेटिव बहुत कम मिलता है। तो यूनिवर्सल डोनर होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, क्योंकि ऐसे एंटीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है आरबीसी सरफेस पे। ठीक। तो देखिए यही बात, तो ड्यू टू एब्सेंट, क्योंकि देने वाले को क्या देखा जाता है, जो दे रहा है उसको क्या देखा जाता है, एंटीजन देखा जाता है। तो वही ड्यू टू एब्सेंट ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस। तो बस ओ वाले में देख लीजिए क्या एब्सेंट है, बस यही बात, एब्सेंट देखा जाता है। ठीक। तो एब्सेंट क्या होता है ओ वाले में, तो ओ वाले में एब्सेंट एंटीजन होता है, बस यही आप बता दीजिएगा आंसर कि ड्यू टू एब्सेंट ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस। इसको याद करने का यही तरीका है, क्योंकि यही नीट में 2021 का क्वेश्चन था ये, कि ये यूनिवर्सल रिपिसिएंट ए बी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता है, किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता। तो जो एब्सेंट है वही आपको बताना है। तो ए बी के पास ड्यू टू अपने एब्सेंट ऑफ एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, तो एंटीबॉडी कहाँ पर आ जाता है, इन प्लाज्मा। ठीक। तो यही क्वेश्चन था इस बार कि प्लाज्मा में था, आरबीसी सरफेस दे दिया था, ऐसे घुमा घुमा दिया था, 2021 का क्वेश्चन था, सॉल्व कीजिएगा। अब कॉन्गुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें तो हमें पता है कि हमारा जब भी कैसे इंजरी होता है, कटता है, कहीं घाव लगता है, तो वहाँ पे हम तुरंत ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है। ठीक। ऐसा ना हो तो हम तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि लगातार खून बहता रहेगा और हम मर जाएंगे। तो यही मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, तो ये मैकेनिज्म है प्रिवेंट करना ज़्यादा एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड को। इसमें क्या होता है, इंजरी या प्लामा जो होता है साइड, वो रिलीज करता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। जहाँ हमको घाव लगा वो साइड क्या रिलीज करेगा, जहाँ भी हमको घाव लगा वो तुरंत थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम रिलीज करेगा। तो याद कर लीजिए, बस यही क्रम में आपको याद करना है। जहाँ हमको घाव लगा वहाँ क्या होगा, इंजरी जहाँ भी हुआ वहाँ क्या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम रिलीज होगा। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बोकाइनेज। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार इससे बनते हैं, केवल इसी सबसे। और जो थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन, इससे भी क्वेश्चन बने हैं कि फाइब्रिनोजन को कौन एक्टिव करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन एक्टिव करता है, तो थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन एक्टिव करता है, तो थ्रोम्बिन। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनेगा, ये थ्रोम्बिन अब एक्टिवेट कर देगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। अब फाइब्रिन है क्या, एक जाल लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर है, नेटवर्क आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, रेडियस ब्राउन सीरम। ठीक। और इससे ही क्या बनेगा, एक रेडियस ब्राउन सीरम बनता है। अब सीरम आपको पता है क्या होता है, प्लाज्मा आयन क्लॉटिंग फैक्टर होता है सीरम। सीरम नेवर कैन बी क्लॉट, सीरम कभी क्लॉट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस पर क्लॉटिंग फैक्टर है ही नहीं। अब कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग फैक्टर, ये सब एनसीईआरटी में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लॉटिंग फैक्टर में। ठीक। तो हमेशा देखिए जहाँ भी हमको घाव लगा वहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम निकलेगा। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ये फाइब्रिन नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये रेडियस ब्राउन, और इसमें कुछ सीरम भी निकलते हैं। सीरम आपको देखें पीला पीला कलर का होता है, रेडियस ब्राउन येलो कलर का होता है। ठीक। ब्राउन कलर का होता है, तो लेकिन वो जमता नहीं है। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर होता है सीरम। सीरम नेवर कैन बी क्लॉट, कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। सॉरी, पहले मुझको आरएच फैक्टर वाला बताना था, क्योंकि पहले हमने क्या पढ़ लिया था, एबीओ ब्लड ग्रुप, अब हमको आरएच फैक्टर पढ़ना था, लेकिन हम गलती से पहले क्लॉटिंग ही बता दिए। चलिए तो पहले आरएच फैक्टर की बात कर लें। एबीओ हमने पढ़ लिया, आरएच फैक्टर है, इसे ही आरएच एंटीजन भी कहते हैं। ठीक। ये सबसे पहले हमने रीसियस मंकी में देखा था। ठीक। तो एक्चुअली क्या होता था कि पहले हमारे मतलब हम लोग सभी लोग पॉजिटिव भी होते हैं अक्सर परसेंट, क्योंकि देखिए जो आरएच जो होता है वो 80% लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जिसमें प्रेजेंट है आरएच वाला एंटीजन ये होता है, एंटीजन इसलिए क्या है, सरफेस ऑफ आरबीसी में भी पाया जाएगा। ठीक। एंटीजन है, इसीलिए यदि प्रेजेंट है, ये कहाँ होगा, आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको पॉजिटिव बोलेंगे, आरएच पॉजिटिव। आरएच नेगेटिव कब बोलेंगे, जब आरएच एंटीजन एब्सेंट होगा, तो उससे ये क्या कहेंगे,
निगेटिव कहेंगे, आर एच निगेटिव बोलेंगे, ठीक। अब मैक्सिमम 80% लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है कि सभी लोग तो पॉजिटिव, इसीलिए पहले कोई खोज नहीं होती इसकी, ठीक, क्योंकि सभी लोग पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव को दे ही सकता है। इसका डिस्कवर ABO ब्लड ग्रुप के बहुत साल बाद हुआ, बहुत दिन बाद हुआ, क्योंकि सभी लोग पॉजिटिव ही होते थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उन्होंने मंकी में इसको डिस्कवर किया तब जाके इसको पता चला लोगों को, ठीक। अब आर एच पॉजिटिव क्या होता है, आर एच पॉजिटिव एंड आर एच नेगेटिव बॉड को हम दोनों कर सकते हैं। यदि आर एच पॉजिटिव वाला है वो दोनों दे सकता है, पॉजिटिव को भी, सॉरी ये मैं उल्टा सीधा क्या लिख दिया हूँ, ये आर एच नेगेटिव है वो दोनों दे सकता है, ठीक है। यदि आर एच नेगेटिव उसके पास कुछ है ही नहीं एंटीजन ये वाला है ही नहीं, ये एंटीजन ये है ही नहीं, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ही नहीं पाएगा हमारा शरीर। तो आर एच नेगेटिव वो सभी को दे सकता है, पॉजिटिव वाले को भी दे देगा, जिसके पास है ये एंटीजन उसको भी दे सकता है, और आर एच नेगेटिव वाले दोनों को दे सकता है, ठीक। और आर एच पॉजिटिव है तो वो केवल पॉजिटिव वाला है तो केवल पॉजिटिव को ही दे सकता है, ठीक। पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव को, यदि निगेटिव वाला है तो दोनों को दे सकता है, पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को भी दे सकता है, ठीक। यदि ये पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव वाला है आदमी, तो केवल किसको डोनेट करेगा, आर एच पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करेगा, पॉजिटिव है तो, और निगेटिव तो उस दोनों को दे सकता है। अब देखिए पढ़ेंगे आर एच इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग। तो ये इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, मतलब कि आर एच मतलब ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, इसको मैंने ऐसे याद किया कि माता नहीं कुमाता, पुत्र कुपुत, माता नहीं कुमाता, तो मतलब माता का निगेटिव होगा, नहीं कुमाता, माता नेगेटिव होंगे और पुत्र पॉजिटिव होता है। ऐसा जब भी कंडीशन आएगा तो उसको उसी में क्या होता है कि जब मदर नेगेटिव है और चाइल्ड क्या पॉजिटिव है, तो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहले प्रेगनेंसी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये माँ पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये बेटा पॉजिटिव है, इसीलिए इसके खिलाफ जब मतलब कि हमारा जो होता है प्लेसेंटा वो बैरियर होता है, ठीक। माँ से ब्लड के खून में मिलता नहीं है वो, लेकिन क्या होता है जब हमारा जब सर्जरी या फिर जब वो होता है तो कुछ ब्लड वहाँ पे गिरने लगते हैं, ठीक। जब वो आपको पता ही, अम्बिलिकल कॉर्ड यानी जो नाभि होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड उसको काटा जाता है तो कुछ ब्लड गिरने लगता है, तो वो मदर के संपर्क में आ जाता होगा, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सम ब्लड एक्सपोज हो जाता है फ्रॉम द फीचर टू मदर, उसके मदर से फीटस में, इसीलिए क्या होने लगता है कि इसके खिलाफ एंटीबॉडी बने लगता है, क्योंकि मदर के शरीर में अब पॉजिटिव वाला एंटीबॉडी बनने लगा, ठीक। अब ड्यूरिंग दूसरा जब प्रेगनेंसी हो गया, ठीक, जब ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी जब हुआ तो उस कंडीशन में अब फिर भी माता निगेटिव ही रहेगी, उससे मतलब नहीं, उसके खिलाफ उसमें बन चुका है, ठीक। मतलब कि यदि ये माता नेगेटिव है लेकिन उसमें कुछ अलग से यदि कोई बाहरी एजेंट आएगा तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी तो बनाएगी ही ना, निगेटिव है तो वो बाहर से अलग अलग ब्लड आ गया तो माता उसके खिलाफ तो निगेटिव बनाए एंटीबॉडी बनाने लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव वाला आया तो एंटीबॉडी बनाने लगेगी। तो उसी टाइम फिर अब माता जब प्रेग्नेंट हुई फिर क्या वो बच्चा माँ तो निगेटिव है और फिर पुत्र जो है वो पॉजिटिव हो गया, तो ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी होगा उसमें फीटस सर्वाइव एनीमिया, तो फीटस को क्या होगा, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो गया, जॉन्डिस, उसको पूरा जॉन्डिस हो सकता है, पीला पीला हो सकता है, इसी को कंडीशन क्या कहते हैं, इथ्रोब्लास्टोसिस फीटस, ऐसे फीटस को जिसको जॉन्डिस हो जाता है उसको ही क्या कहते हैं, इथ्रोब्लास्टोसिस फीटस कहते हैं, ठीक। और ये जो पूरा ये प्रोसेस उसको इसी को क्या कहते हैं, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैच कहते हैं, ठीक। इन मदर मेकिंग ऑफ एब्सेंट ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन, तो जो मदर है वो क्या बनाने लगी, एंटीबॉडी बनाने लगी, यही बता रहा था मैंने यहाँ पे कि मदर एंटीबॉडी बनाने लगी अगेंस्ट द आर एच एंटीजन, क्योंकि मदर के शरीर में जब कुछ बाहरी इंजर्ड होगा तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगेगी, वही बात। देखिए अब बात करें सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक। तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो उसके दो पाथवे होता है, एक होता है ओपन, एक क्लोज टाइप। तो कुछ लोगों में मतलब कि जैसे हो गए स्मॉल टाइप के, हम लोग में तो क्लोज होता है, हम लोग में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, क्लोज होता है। तो ये जो क्या है, ब्लड प्लम बाय द हार्ट पास थ्रू द क्लोज नेटवर्क और ब्लड वेसल, जब ब्लड वेसल से मतलब कि नेटवर्क से जब ब्लड पास हो तो उसको क्या कहेंगे, क्लोज टाइप कहेंगे। जैसे क्या हो गया, एनिलिट्स जो केचुए होते हैं, ठीक, एनिलिट्स वाले जो होते हैं, ठीक, उसमें एक्सेप्ट लीच, केवल लीच को छोड़ दिया जाए तो, और कॉर्डेट्स जैसे हम लोग हो गए कॉर्डेटा वाले, ठीक, कॉर्डेट्स। और जो ब्लड है पम्प बाय द हार्ट पास थ्रू द लार्ज वेसल, बहुत लंबे लंबे वेसल्स होंगे या इनटू ओपन स्पेस, या खुला स्पेस होगा या बॉडी कैविटी, या कैविटी में ही उनका ब्लड फ्लो होगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, साइनस भी कहते हैं, साइनस भी कहा जाता है इसे। और ये जैसे आर्थ्रोपोडा उसको आप मारेंगे तो उसमें ब्लड नहीं मिलता है, ठीक, वाइट चिपटा टाइप के हो जाएंगे, वो ब्लड नहीं होता है उसमें, मतलब ब्लड होता है पर वो पूरा क्या होता है, पूरे ओपन स्पेस में होता है, ठीक, और हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है उसमें। एंड मोलस्का, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, ये दोनों एग्जाम्पल इसमें दिया है, इसमें एनिलिट्स एंड कॉर्डेटा
एनालिडा और कॉर्डेटा। ओके, यदि देखिए मान लीजिए कि बहुत से मतलब यदि हमारे में हर्ट है, यदि मतलब कि एक्चुअली क्या होता है लोअर वर्टिब्रेट ये सब में तो होते ही नहीं हर्ट, ठीक। हर्ट तो बाद आते हैं कॉर्डेटा में ही हर्ट आते हैं। तो यदि हर्ट है तो या तो 2 चैम्बर हो सकता है, 3 चैम्बर हो सकता है या 4 चैम्बर हो सकता है। ऑलरेडी हमने वो सब में पढ़ चुका हूँ, वो सब में एनिमल किंगडम वाले में, ठीक। तो 2 चैम्बर हर्ट किस में होगा? तो 2 चैम्बर हर्ट में क्या होगा? एक आर्टिया एक वेंटिकल होगा, ठीक। आर्टिया वेंटिकल आप जानते ही होंगे यदि आप रिपीटर बच्चे हैं तो, ठीक। सिंगल सर्कुलेशन मतलब एक ही बार सर्कुलेशन होगा, ठीक। एक ही सर्कुलेशन, हम लोग मतलब डबल सर्कुलेशन होता है ना, इसमें एक सर्कुलेशन होगा और एग्जाम्पल क्या है? फिश होगा, ठीक। और 3 चैम्बर है तो 2 आर्टिया और 1 वेंटिकल होगा, ठीक। 2 आर्टिया होगा, 1 वेंटिकल। देखिए 2 आर्टिया है, 1 वेंटिकल होगा, ठीक। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होगा? इनकम्प्लीट लेकिन डबल सर्कुलेशन है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। इसमें एग्जाम्पल है रेप्टाइल और वो एम्फीबिया। रेप्टाइल एंड एम्फीबिया आएंगे, लेकिन क्रोकोडाइल यदि रेप्टाइल का है ये एक्सेप्शन है ये, ठीक। तो ये मतलब कि क्रोकोडाइल को छोड़ दिया जाए तो ये रेप्टाइल और एम्फीबिया में पाया जाता है, ठीक है। और क्रोकोडाइल मतलब है क्या? क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है? 3 चैम्बर नहीं होता है, जबकि ये रेप्टाइल ही है, ठीक। तो 4 चैम्बर हर्ट में बात करें 2 आर्टिया 2 वेंट्रिकल होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। एक बार यहाँ से जाएगा, फिर एक बार फिर यहाँ से होता है, फिर यहाँ से पहले यहाँ से आया, ठीक। यहाँ से होता है फिर लंग्स में जाएगा, ठीक। अभी मैं आपको बताऊँगा वो सब। और ये इसमें बर्ड, मैमल्स एंड कॉर्डेटा, अरे सॉरी क्रोकोडाइल, बर्ड, मैमल और क्रोकोडाइल। अब अपने हर्ट की बात कर लें। अब हम अपने हर्ट की बात पढ़ेंगे, अपने हर्ट के बारे में। तो हमारा हर्ट जो होता है मेजोडर्मल होता है। इसका ओरिजिन लोकेशन जो होता है थोरैसिक रीजन में होता है, ये तो सब हम जानते हैं। थोरैक्स में पाया जाता है, थोरैक्स कैविटी बिटवीन 2 स्लैटेड लंग्स स्लैटेड टीटेड टू द लेफ्ट। तो दोनों लंग्स के मतलब बीच में पाया जाएगा। तो क्या है? कैविटी बिटवीन 2 लंग्स स्लैटेड टीटेड टू द लेफ्ट, मतलब हल्का लेफ्ट में की तरफ मुड़ा होता है, दोनों लंग्सों के बीच में, और हल्का लेफ्ट में वो मुड़ा होगा। कवर होगा कि जो इसका कवर होता है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक। हार्ट के पास 4 चैम्बर, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। हम लोगों के हार्ट में 2 अपर जो चैम्बर होता है उसको आर्टिया बोला जाता है, ठीक। आर्टिया एक होता है राइट लेफ्ट, ठीक। 2 अपर जो चैम्बर होता है, 2 के ऊपर जो चैम्बर होता है उसको आर्टिया बोला जाता है, और 2 लोअर चैम्बर होता है उसको वेंट्रिकल बोला जाता है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। देखिए पहले हम फिगर में आपको दिखा दें। ये मैंने अपना एक रफ डायग्राम बनाया है, एकदम से हार्ट की तरह मैं नहीं बना पाऊँगा। तो देखिए ये हार्ट है हमारा, ठीक। ऊपर 2 चैम्बर को क्या कहते हैं? आर्टिया कहते हैं। नीचे के लोअर चैम्बर को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। ये राइट आर्टिया, लेफ्ट आर्टिया और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। और देखिए आर्टिया को दोनों सेपरेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इनर आर्टियल सेप्टम। जो दोनों आर्टिया को सेपरेट करता है उसको क्या कहते हैं? इनर आर्टियल सेप्टम, ठीक। जो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, ये दोनों वेंट्रिकल को, उसको इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और जो इन दोनों को दोनों आर्टिया दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसको आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। दोनों आर्टिया दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसको आर्टियो वेंट्रिकल सेप्टम कहते हैं, ठीक। तो बस इसी को वर्ड में दिया है। अब देखिए ये वाला जो होता है, ये फाइब्रस होता है, ये वाला, और ये दोनों मस्कुलर होते हैं, ठीक। ये दोनों मस्कुलर, ये फाइब्रस होता है, ठीक। तो अब बात कर ले। देखिए जो हमारा इनर आर्टिया सेप्टम है वो क्या होता है? थिन मस्कुलर वाल होता है, सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट आर्टिया को। लेफ्ट राइट आर्टिया को नाम से ही पूरा है। इनर वेंट्रिकल सेप्टम ठीक मस्कुलर वाल होता है, सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को। ये भी मस्कुलर होता है। लेकिन ये देखिए जो ये आर्टरी वेंट्रिकल सेप्टम होता है ये फाइब्रस होता है, ठीक। फाइब्रस टिश्यू होता है, सेपरेट करता है आर्टिया और वेंट्रिकल ऑन बोथ साइड। तो आर्टिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है दोनों तरफ। अब देखिए ये फिगर में है। अब कुछ वॉल है इसमें, ठीक। एक होता है ब्राइकस्पिड मतलब कि ट्राइकस्पिड, एक होता है एवी। देखिए एक होता है आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल। आर्टिया और वेंट्रिकल को जो के बीच जो वॉल होता है उसको कहते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल। इसके 2 टाइप होते हैं, ट्राइकस्पिड होता है, बाइकस्पिड। तो क्रस्प मतलब आप जानते होंगे ना, ऐसे तीन उसमें क्रस्प होगा ना। मैं कैसे दिखाऊँ, रुकिए भाई। अभी देखिए ये क्रस्प हो गया, एक ये ऐसे क्रस्प हो गया, मतलब ऐसे ही क्रस्प ऐसे कटा हुआ जो है क्रस्प। इसमें 3 क्रस्प होंगे, इसमें 2 क्रस्प होंगे, ठीक। तो ये जो आर्टिया वेंट्रिकल के बीच जो वॉल होता है इसमें एक को ट्राइकस्पिड कहते हैं, एक बाइकस्पिड। जो ट्राइकस्पिड होता है वो राइट आर्टिया और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है, और जो बाइकस्पिड होता है वो राइट आर्टिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। तो हमारे राइट में ज़्यादा है। ऐसे याद करिए भगवान राइट वाले को ज़्यादा दिए हैं, जो राइट है जो सही है, तो राइट में ज़्यादा है, ठीक। तो राइट में क्या है? 3 ट्राइकस्पिड वाल है, और जो कि लेफ्ट वाले में क्या है? बाइकस्पिड वाल है, ठीक। और सेमीलूनर की बात करें तो एक राइट सेमीलूनर वाल होगा, एक लेफ्ट सेमीलूनर वाल होगा, ठीक। तो इसको हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में जो दिया है, ठीक था। जो वाल है ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। तो ये प्रिवेंट मतलब रोकता है कि पीछे ना चला जाए, जो ब्लड इधर आ रहा है वो पीछे ना चला जाए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक। तो अब दूसरा बात कि अब हमारा जो वाल है 2 टाइप के होते हैं, एक आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल होता है, एक सेमीलूनर वाल होता है, ठीक। तो आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। तो अब देखिए अभी हमने बताया ट्राइकस्पिड कहाँ होगा? लेफ्ट वाले में होगा,
राइट वाले में होगा, राइट में भगवान ज़्यादा देते हैं, तो ट्राइकस्पिड कहाँ होगा, राइट वाले में होगा। तो गार्डेड करता है ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को, तो गार्ड किसको करता है, बिटवीन ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को। और जो बाइकस्पिड होता है वो गार्डेड करता है ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो ये एट्रिया वेंट्रिकल वाली है, नाम से ही है। तो गार्ड किसको करेगा, लेफ्ट, जो बाइकस्पिड तो कहाँ, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को, और ट्राइकस्पिड तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को, ठीक। और अब सेमीन्यूरल वाल की बात करें तो इसको थोड़ा याद करना होगा आपको। तो सेमीन्यूरल वाला है जो राइट वाला है, ये देखिए आपको, अगर आपको फिगर याद होगा अभी आप यदि रिपीटर बच्चे हैं तो आपको फिगर याद होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये गार्ड करेगा राइट वेंट्रिकल एंड पाल्मोनरी आर्टरी को। पाल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट में आर्टरी पाया जाता है, और लंग्स में जो आर्टरी पाया जाता है, तो ये गार्ड करेगा राइट नाम है तो राइट वेंट्रिकल को, इन वेंट्रिकल में पाया जाता है। देखिए ये वेंट्रिकल में पाया जा रहा है ना, ये वेंट्रिकल में, तो राइट वाले वेंट्रिकल में पाया जाएगा, ठीक। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आर्ट्रिया में जाएगा, ठीक। तो ये गाइड करेगा किसको, राइट वेंट्रिकल को एंड पाल्मोनरी आर्ट्रिया को। और ये गाइड करेगा आर्टरीज को, सॉरी आर्ट्रिया कह रहा हूँ। और जो ये गाइड करेगा लेफ्ट सेमिनोलर वाल्व जो है, ये गाइड करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को एंड अयोर्टा को, ठीक। अभी ये याद कर लीजिए, मैं अभी आपको आगे फिगर में समझाऊंगा, आपको खुद याद हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा लंग्स है, ये हमारा हार्ट है, ठीक। तो देखिए हमारे पहले यहाँ से हमें ऐसे याद कीजिए आप, राइट एट्रियम से हमारा ब्लड, लेफ्ट एट्रियम ब्लड है, वो किसमें गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अयोर्टा में जाता है, किस में जाता है, अयोर्टा में। अयोर्टा से टिश्यू में जाता है, टिश्यू क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन ले लेता है, ये इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ऑक्सीजन इससे खा लेता है पूरा टिश्यू, और फिर वापस यहाँ कहाँ चला जाता है, वेना कावा से वापस राइट एट्रियम में चला जाता है, ठीक। तो वेना कावा से कहाँ चला गया, राइट एट्रिया से, फिर राइट एट्रिया से फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से पाल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है, ठीक। तो ये सर्कुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। पहले क्या था कि पहले ऐसे हमारा ये जो हमारे लंग्स है, ये पहले क्या कर देगा, हमारे ये जो लंग्स है ये हमें वो ऑक्सीजनेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आता है लंग्स में, ठीक। सांस लेते हैं ऑक्सीजन आता है, तो ये ऑक्सीजनेट कर देगा ब्लड को। ये पाल्मोनरी वेन, ये जो है वेन, आप याद कर लीजिए, वेन का वर्क होता है वो हार्ट के पास ले जाता है, ब्लड को हार्ट के पास ले जाता है। जो आर्टरी हार्ट से दूर ले जाता है, आर्टरी जो है हार्ट से दूर, देखिए ये भी आर्टरी है, ये दूर ले जाता है। और वेन जो है हार्ट के पास आता है, लेके आता है। तो ये वेन है, तो ये क्या करेगा, हार्ट के पास लेके आएगा। तो लंग्स जो लंग्स लेके आएगा हार्ट के पास, उसको क्या कहेंगे, पाल्मोनरी वेन कहेंगे, ठीक है। ये लेके आया यहाँ पे, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ गया, राइट एट्रिया में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक। राइट वेंट्रिकल से फिर अयोर्टा में गया, अयोर्टा से टिश्यू में, टिश्यू से वेना कावा में, फिर वेना कावा से कहा गया राइट एट्रिया में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर कहाँ गया, पाल्मोनरी आर्टरीज में। ये यदि आप फिगर याद रखते हो तो आप सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से कर लोगे। अब बात करते हैं पाल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये ऊपर वाला जो सर्कुलेशन है, इसको आप पाल्मोनरी सर्कुलेशन कहोगे, ऊपर वाला, ये ऐसे वाला, ये वाला जो ये वाला ऐसे गया है, देखिए ये राइट वेंट्रिकल वाला से लेके ये वाला यहाँ तक, ये है पाल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक। तो बस हम हमारा देखिए यहाँ से हम करेंगे तो क्या हमारा पाल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है, राइट वेंट्रिकल से पाल्मोनरी आर्टरी, आपको दिख रहा होगा, राइट वेंट्रिकल से पाल्मोनरी आर्टरी से पाल्मोनरी वेन से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो पाल्मोनरी वेन है, तो वेन क्या कहाँ ले जाएगा, हार्ट के पास ले जाएगा, तो पाल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरिया, ठीक। तो याद हो जाना चाहिए, राइट वेंट्रिकल से पाल्मोनरी आर्टरी, पाल्मोनरी से पाल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरिया, ठीक। ये था पाल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल, पाल्मोनरी आर्टरी, पाल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्टरिया, ठीक। अब है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये वाला जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ये नीचे जो चल रहा है ये वाला लाइन फ्लो, ठीक। तो ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो क्या हुआ, यहाँ से अयोर्टा में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, अयोर्टा में, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा, अयोर्टा से टिश्यू से वेना कावा से ये हो गया राइट आर्टरिया, ठीक। यही देख लीजिए आप, क्या है पहले अयोर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा से किसमें, टिश्यू से राइट आर्टरिया, ठीक। ये आप याद कर लीजिए। यदि आपको फिगर आपके दिमाग में, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, फिगर दिमाग में रख लीजिए। आर्टरी और वेन की बात करें तो डबल सर्कुलेशन में ब्लड वेसल की बात कर लेते हैं। तो एक होता है आर्टरीज और एक होता है वेन। ये आर्टरीज है, आर्टरीज और वेन, आर्टरिया नहीं है, आर्टरीज है, ठीक। तो आर्टरीज क्या करता है, ब्लड कहाँ ले जाता है, हार्ट से दूर ले जाता है। तो ब्लड फ्लो करता है अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाता है आर्टरी। और वेन जो होता है हार्ट के पास ले जाता है, तो ब्लड फ्लो कर जाता है हार्ट के पास, ठीक। ये जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, सभी जगह इसमें ऑक्सीजनेटेड आर्टरी है, तो सभी में क्या, क्योंकि हार्ट से निकला है, ताज़ा निकला है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास होगा, ठीक।
तो आर्टरी के पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है केवल कहाँ, पाल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दिया जाता है। पाल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दें तो सभी जगह क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, जो वेन होता है उसमें क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, केवल पाल्मोनरी वेन को छोड़ दिया जाए क्योंकि पाल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, अब बात करेंगे ये जो आर्टरी होता है ये थिक वाल होता है। ठीक, थिक वाल होता है, बहुत इसका वाल बहुत मोटा होता है और नैरो लूमेन। जब मोटा वाल होगा तो लूमेन कैसा होगा, नैरो होगा। ठीक, ट्यूनिका मीडिया मतलब जो क्योंकि इसके कारण मीडिया इसका बहुत ज़्यादा होता है, ट्यूनिका मीडिया बहुत ज़्यादा होता है इसमें, इसलिए बहुत ही नैरो इसका लूमेन होता है, बहुत कम लूमेन होता है। और जो वेन होता है इसका लूमेन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हार्ट के पास ले जा रहा है, इसलिए इसका लूमेन ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए ब्लड फ्लो प्रेशर बनता है, यहाँ लूमेन कम यहाँ ज़्यादा, तो ब्लड का प्रेशर बनता रहेगा लगातार। तो वही तो थीन, ये क्या है, थीन वाल होगा इसका। ठीक, ट्यूनिका मीडिया क्योंकि एब्सेंट होता है इसमें, और लार्ज लूमेन, इसका लूमेन क्योंकि लज बड़ा होगा। ठीक, तो ये है आर्टरी वेन। हमारे आर्टरी और वेन में 3 लेयर पाए जाते हैं, आर्टरी हो चाहे वेन हो, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 3 लेयर। एक है ट्यूनिका इंटाइमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक, तो ट्यूनिका इंटाइमा जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एपिथेलिया होता है। ट्यूनिका इंटाइमा क्या होता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एपिथेलिया। ट्यूनिका मीडिया जो होता है मिडिल लेयर होता है ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर का। इंपॉर्टेंट इसको याद करना है, जो इंटाइमा स्क्वामस एंडोथेलियम का बना होता है। इंटाइमा जो अंदर का है, इसे अंदर वाला आपको पता होना चाहिए, एंडोथेलियम होता है। जो बाहर होता है एपिडर्मिस होता है, अंदर एंडोथेलियम होता है। बीच वाला मेसोथेलियम होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं मसल वाला होता है। ठीक, तो स्मूथ मसल होगा, तो ये मीडियम बीच वाला है, तो इसमें क्या होगा, मसल होंगे। तो देखिए जो इंटाइमा जो अंदर है वो क्या होंगे, इस सिंपल स्क्वामस एंडोथेलियम, अंदर इसे एंडोथेलियम, स्क्वामस एंडोथेलियम का बना होगा इंटाइमा। मीडिया जो होगा मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो एक्सटर्नल लेयर कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर का बना होता है। ठीक, तो जो ये एक्सटर्ना है तो एक्सटर्ना क्या, एक्सटर्नल लेयर होगा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इसमें पाए जाते हैं, एंड क्या है, कोलेजन फाइबर होगा। ट्यूनिका मीडिया इज थिन इन वैन। तो जो मीडिया होता है वो थिन होता है किसमें, वेन में, इसी के लिए उसका लूमेन ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है, थिन होता है, इसीलिए वेन में कौन, ट्यूनिका मीडिया वाला लेयर। ठीक, इसलिए उसका लूमेन ज़्यादा होता है, जबकि उसका थिन वॉल होता है और लूमेन ज़्यादा होता है वेन का। ये एनसीईआरटी में भी है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इसके बारे में दिया है, इसके बारे में हमको पढ़ लेना चाहिए। ठीक, तो क्या एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्टिव, एक मतलब वेस्कुलर कनेक्टिव होता है किसके बीच, डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच जो कनेक्टिव होता है उसको ही क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। किस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच का जो वेस्कुलर कनेक्शन होता है उसको ही क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम इंस्टेंटाइन टू लीवर बिफोर इट्स डिलीवर टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जो हिपैटिक पोर्टल वेन है, देखिए यहाँ वेन था, यहाँ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या था, डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच का में जो वेस्कुलर कनेक्शन है उसको ही हम क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक, और हिपैटिक पोर्टल जो वेन है वो कैरी करता है ब्लड कहाँ से, इंस्टेंटाइन टू लीवर में। ठीक, इंटेस्टाइन टू लीवर में। ठीक, और ये जो है ये हिपैटिक पोर्टल वेन, ये डाइजेस्टिव ट्रैक टू लीवर। ठीक, दोनों में लीवर ही है। बिफोर इट्स डिलीवर टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, किसमें, सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले वो किसमें डिलीवर करता है, इंस्टेंटाइन से। सिस्टमिक सर्कुलेशन अभी हमने बताया ना, एक प्राइमरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन से लीवर में पहले जाएगा, फिर वहाँ से फिर क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा। ठीक, तो ऑलरेडी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें बस आपको ये याद करना इंपॉर्टेंट था, डाइजेस्टिव ट्रैक से लीवर में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और हिपैटिक पोर्टल वेन जो होता है कैरी करता है ब्लड कहाँ से, इंटेस्टाइन से लीवर में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, नोडल सिस्टम। तो हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, ऑटो एक्साइटेबल है। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि हमारा जो हार्ट है मतलब वो अपने आप पे एक्साइटेड होता है, अपने आप उसमें करंट आता है, उसमें अपने आप पे एक्साइटेड है, वही वो एक्साइटेबल उसमें ख़त्म हो जाएगा तो हम बस हमारा हार्ट बीट रुक जाएगा। तो अपने आप एक्साइटेड करता है, उसको कोई एक्साइटेड नहीं करता, वही उसी को ही हम कह सकते हैं कि वो आत्मा है उसमें, ऐसा ही बोल सकते हैं, वही उसको क्या एक्साइटेड कर रहा है। ठीक, तो जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट इज क्या है, मायोजेनिक, क्या है, ऑटो एक्साइटेबल है। ठीक, स्पेशल कार्डिक मस्कुलर काल नोडल टिश्यू। तो क्या एक स्पेशल कार्डिक मस्कुलर जिसको हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे हार्ट में। इसका कुछ अलग ही होता है, ये अपने ऑटो एक्साइटेबल होता है, इसमें स्पेशल कार्डिक मस्कुलर होता है, इस इश्यू को ही हम क्या कहते हैं, नोडल सिस्टम कहते हैं, पूरे डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे हार्ट में। ठीक, अब ये हमारा जो नोड है, नोडल सिस्टम है, इसमें 3 टाइप हैं। ठीक, एक ए बी नोड है। ठीक, ए बी नोड, अब देखिए हम लोग क्या भाई आपको 3 से 3 ऐसे, जैसे ऐसे नोड है, ए बी नोड है, ए बी बंडल है, 3 है। यही तीनों क्या करते हैं, हमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ऑटो एक्साइटेबल करते हैं हार्ट को।
ठीक। तो सबसे पहले जो होता है ऐसे नोड होता है, तो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल निकलता है, वो जाता है एवी नोड में, एवी नोड से जाता है बंडल ऑफ हीट, या इससे ही क्या होता है परकिंजे फाइबर और पूरे जगह फैल जाता है। ठीक। तो यही होता है। तो जो हमारा जो ये ऐसे नोड है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे नोड। ठीक। ऐसे नोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे नोड ही है जो बहुत यही इसी को हम आर्टिफिशियल पेसमेकर भी कहते हैं इसको पेसमेकर कहा जाता है, क्योंकि यही पूरा कंट्रोल करता है हमें हार्ट को। ये ऐसे नोड रुक गया तो हम रुक गए, समझिए। ऐसे नोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। तो ऐसे नोड इसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। ये कहाँ होता है? राइट, देखिए ये कहाँ होगा? राइट अपर कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ठीक। राइट अपर कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम। तो ये कहाँ होगा? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में होगा। ठीक। और एवी नोड जो होगा एट्रियोवेंट्रिकल नोड जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ होगा? लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। तो ये यहाँ ये बस ये है कि लेफ्ट लोअर साइड होगा। ये राइट साइड था ऊपर, ये लेफ्ट लोअर था, लेकिन कहाँ था? राइट एट्रियम में ही होंगे दोनों कहाँ होंगे? राइट एट्रियम में ही। ठीक है। राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, लेफ्ट लोअर, ये क्या होगा? लेफ्ट लोअर ऑफ राइट एट्रियम, ये भी राइट में एट्रियम में ही होगा। ठीक। अब बात करेंगे एवी बंडल या एट्रियोवेंट्रिकल बंडल, ये कहाँ होता है? तो ये होता है पास थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा। ये एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा जो है, ये दोनों जो सेप्टा था ये इस इधर होता है। ये एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा से ये पास होता है टू इमर्ज ऑन द टॉप इनर वेस्कुलर सेप्टम एंड, अब ये क्या दोनों वेस्कुलर सिस्टम से सेप्टम में जाता है एंड डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। और यहाँ से भी देखिए आपको मैंने बताया था कि क्या था, क्या हुआ कि एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा में था, टू इमर्ज हुआ कहाँ? टॉप ऑफ इनर वेंट्रिकल सेप्टम में। अब ये क्या हो? इनर वेंट्रिकल सेप्टम में जाएगा, यहाँ से गया, अब यहाँ से इनर वेंट्रिकल सेप्टम में, फिर यहाँ से दोनों वेंट्रिकल में से डिवाइड हो जाएगा। ठीक। तो यही कह रहा है ये एवी बंडल। तो ऐसे नोट कहाँ होगा? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, और देखिए राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में होगा ऐसे नोट। और एवी नोट कहाँ होगा? लेफ्ट लोअर साइड ऑफ, ये भी क्या है? राइट एट्रियम। एवी बंडल की यहाँ से जाएगा सेप्टा में प्रेजेंट होगा, और यहाँ से पूरे वेंट्रिकल में ये इनर वेंट्रिकल में चला जाएगा, और यहाँ से फिर सेपरेट हो जाएगा इनर वेंट्रिकल से। ठीक। डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल में। अब देखिए क्या है? दिस बंडल गिव्स राइट टू क्या है? मिनट फाइबर थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलर ऑफ क्या है रिस्पेक्टिव साइड कॉल्ड परकिंजे फाइबर। और यही जो बंडल था जो राइज हुआ था, बहुत छोटे छोटे बंडल में राइज होगा, बहुत छोटे छोटे बंडल में फाइबर में बटेगा, और उसको ही हम क्या करेंगे? परकिंजे फाइबर कहेंगे। देखिए अभी हमने बोला था ऐसे नोड को ही पेसमेकर कहा जाता है। तो भाई ऐसे नोड जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, बहुत ही ज़्यादा इसका एक्शन पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल यही जनरेट करता है। ठीक। और यही मेन होता है हार्ट बीट के रिस्पॉन्सिबल के लिए। 70 से 75 मिनट, मतलब यही जो हमारा हार्ट बीट होता है रेट, वह 70 to 75 मिनट पर मिनट, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन एंड मेंटेनिंग द रैथमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ हार्ट। और यही हमारे हार्ट के रैथमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? ऐसे नोड। ये सब ऐसे नोड की बात हो रही है। ऐसे नोड इज कॉल्ड पेसमेकर, इसी को हम पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर वही होता है, मशीन होता है एक जो हार्ट बीट को मतलब कि मेंटेन करता है। ठीक। तो इसको इसीलिए हम ऐसे नोड को ही पेसमेकर भी कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी ऐसे नोड के बारे में। द आवर हार्ट नॉर्मली बीट जो करता है वो कितना 70 से 75 टाइम करता है इन मिनट, एवरेज कितना है? 72 बीट्स पर मिनट। ये कहता है हमारा हार्ट बीट करता है, धड़कता है। अभी देखिए हमने कार्डियक साइकिल, अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल। तो अभी हमने हार्ट बीट का बात किया कि हमारा हार्ट बीट कितना होता है? 1 मिनट में 70 से 75 बार हमारा हार्ट बीट करता है, धड़कता है। ठीक। तो यही सबसे अधिक क्या है? एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट कौन करता है? ऐसे नोड होता है। ठीक। यदि हम इसको पर सेकेंड की बात करें, 1 सेकेंड में इसी को डिवाइड कर दें, तो हमारा 1 सेकेंड इसी को 60 से डिवाइड कर देंगे ऊपर, तो हमारा आएगा 0.8 सेकेंड आ जाएगा। ठीक। तो हमारे इसी को हम क्या कहेंगे? कार्डियक साइकिल कहेंगे। ठीक है। 1 एक्शन पोटेंशियल जनरेट, तो 1 एक्शन पोटेंशियल की हम बात करें तो कितना में होगा? 0.1 सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में होगा। तो हमारा जो ये 70 ये ऐसे नोट क्या था? वही बताता है एक्शन पोटेंशियल। ठीक। तो एक्शन पोटेंशियल वो भी 70 से 75 मिनट हमारा होता था। ठीक। यदि हम इसको सेकेंड में चेंज करना चाहें तो ये जो सेकेंड, तो हमारा 1 एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी 0.1 सेकेंड। तो 1 एक्शन पोटेंशियल हमें कब मिलेगा? 0.8 सेकेंड में मिलेगा। अब देखिए 0.8 सेकेंड जो होता है उसमें क्या होता है? 0.1 सेकेंड उसमें क्या होता है? आर्टियल सिस्टोल करता है। आर्टियल मतलब जो आर्ट्रिया होता है हार्ट का, ये जो हार्ट है, ठीक, हार्ट है नहीं, क्या मैं बना रहा हूँ ना, ये जो हार्ट है, ये हार्ट है ना, तो ये जो आर्टिया सिस्टोल करता है, ये आर्टिया धड़कता है। ठीक। सिस्टोल करता है। फिर उसके बाद ये 0.3 सेकेंड कौन करता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल करते हैं। और 0.4 सेकेंड क्या होता है? डॉइन डायस्टोल होता है, मतलब आराम करते हैं सब।
ज्वाइंट डायस्टोल होता है। ठीक, तो आर्टेरिया सिस्टोल की बात करें तो आर्टेरिया जब सिस्टोल करता है, जब आर्टेरिया रखता है तो उस टाइम मतलब कितना होता है इसका ड्यूरेशन, याद कर लीजिए 0.1 सेकेंड होता है। ठीक, 0.8 सेकेंड है तो इसमें 0.1 सेकेंड क्या होता है, आर्टेरिया सिस्टोल करता है, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है और 0.4 सेकेंड होता है दैन डायस्टोल होता है, ज्वाइंट डायस्टोल होता है। ठीक, तो आर्टेरिया सिस्टोल की बात करें तो ये जब आर्टेरिया सिस्टोल करेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी वॉल ओपन हो जाएगा। ए बी वॉल जो हमारा ये वॉल था, नहीं मैं हार्ट नहीं ठीक से बताएं क्यों बना पा रहा हूँ। ठीक, तो ये जो ए बी वॉल था ये क्या होगा, खुल जाएगा, और ऐसे वॉल था वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ए बी वॉल ओपन, ऐसे वॉल क्लोज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सब एनसीईआरटी का ही है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो ए बी वॉल क्लोज हो जाएगा, अब इसी का उल्टा है, आर्टेरिया का उल्टा हो जाएगा, तो ए बी वॉल क्लोज हो जाएगा, ऐसे वॉल खुल जाएगा। फिर वापस ज्वाइंट डायस्टोल होगा तो दोनों फिर वही काम हो जाएगा, ए बी वॉल ओपन हो जाएगा। ठीक, ज्वाइंट डायस्टोल होगा तो ए बी वॉल ओपन हो जाएगा और सेमी नूनल वॉल क्लोज हो जाएगा। तो पहले ए बी वॉल ओपन था, सेमी नूनल क्लोज हो गया, फिर इसका उल्टा हो गया, फिर वही हो गया, ए बी वॉल फिर खुल गया, ऐसे वॉल फिर क्लोज हो गया जो ज्वाइंट डायस्टोल में। ठीक है, आप सबकी ड्यूरेशन आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसको स्टॉप करके एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट होता क्या है, तो सिस्टोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट को हम इंटू कर देंगे तो हमको कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, कार्डियक आउटपुट हमको बताता क्या, कितना हमारा ब्लड पंप हुआ, कितना ब्लड पंप हुआ, यही हमको कार्डियक आउटपुट बताता है। ठीक, तो हमारा जो सिस्टोक वैल्यूम होता है वो कितना होता है, 70 ml होता है, और जो हार्ट रेट होता है वो तो हमारा 72 होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लीटर आएगा। ठीक, और सिस्टोल वैल्यूम क्या होता है, सिस्टोल वैल्यूम क्या होता है, जो हमारा वेंट्रिकल में कितना हार्ट है ब्लड है वही बताता है। तो ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल इज वेंट्रिकल पंप आउट एक्सप्रॉक्सिमेटली 70 ml ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सिस्टोक वैल्यूम। तो हमारा कार्डियक आउटपुट के टाइम जो हमारा वेंट्रिकल जो होता है कितना पंप करता है, वेंट्रिकल ही बताता है ना, कितना वेंट्रिकल जो होता है नीचे वाला ना, वेंट्रिकल जो होता है कितना वो पंप कर रहा है। ठीक, तो वो पंप सॉरी ये वेंट्रिकल जो है पंप करता है कितना, 70 ml ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सिस्टोक वॉल्यूम। तो हमारा जो वेंट्रिकल होता है वो 70 ml ब्लड को पंप करता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, सिस्टोक वॉल्यूम कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट क्या है, अब फिर से इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप, कितना वॉल्यूम ब्लड का पंप हुआ आउट बाई इट वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। हमारा पूरा हमारा जो कितना वॉल्यूम कितना हमारा ब्लड पंप हुआ हमारे दोनों वेंट्रिकल से, उसको क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक, तो कार्डियक आउटपुट क्या है, कितना ब्लड पंप हुआ, सिस्टोक वॉल्यूम क्या हुआ कि वेंट्रिकल से कितना ml जो है ब्लड है वो, तो सॉरी वेंट्रिकल से 70 ml क्या होता है ब्लड पंप होता है, उसको ही क्या कहते हैं, सिस्टोक वॉल्यूम कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट क्या बोलता है कि कितना वॉल्यूम हमारा ब्लड का कितना वॉल्यूम पंप हुआ, उसको ही क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। जो एवरेज कार्डियक आउटपुट होता है वो 5 ml या 5 लीटर होता है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे। अब देखिए आपने हार्ट साउंड सुना होगा। ठीक, आपने हार्ट साउंड सुना होगा, तो जो हार्ट साउंड होता है वो दो तरह के हार्ट साउंड होते हैं, एक लप्स होता है डब, एक लप डब दो। तो पहला जो हार्ट साउंड होता है वो लब होता है, और दूसरा जो हार्ट साउंड हमें सुनाई देता है वो डब होता है। दो बार हार्ट ऐसे धड़कता है, लब डब ऐसे बोलता है ना। तो लब वाला जो होता है उसके लो पिच होते हैं, बहुत कम पिच होता है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, जैसे ठक ऐसे लप, मतलब बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है पर बहुत कम पिच होता है उसका। ठीक, लो पिच लॉन्ग ड्यूरेशन, लव लो पिच लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक, डब क्या होगा, हाई पिच शॉर्ट ड्यूरेशन। तो लव क्या होगा, लो पिच लॉन्ग ड्यूरेशन। लव से ये ऐसे याद कर लीजिए, लो पिच लॉन्ग ड्यूरेशन होता है बहुत। जब लव होगा तो देखिए वॉल का ये हमें सुनाई कब देता है, जब हमारा क्या होता है, जो क्रप्स होते हैं जो मतलब कि बाइकस्पिड जो हमारे वॉल होते हैं क्या होते हैं, बंद होते हैं, तब हमको सुनाई देता है। तो ये कब सुनाई देगा लव साउंड, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्लोज होगा तब। तो पहले जो आता था उसमें आप याद कर लीजिए कि यदि लव पहला साउंड है तो इसमें क्या होगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद होगा। ठीक, और यदि डब साउंड सुनाई दे रहा है तो मतलब कि डब साउंड सुनाई मतलब हाई पिच शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत लंबा पिच होगा, बहुत लंबा इसका मतलब पिच होगा, लेकिन बहुत कम ड्यूरेशन, थक थक इससे बहुत कम ड्यूरेशन तक होगा। ठीक, शॉर्ट ड्यूरेशन होगा बहुत, लेकिन लंबा पिच होगा इसका। ठीक, और इसमें क्या होगा, सेमी न्यूट्रल वाल जो होगा क्लोज हो जाएगा, हमारा जो एसएल वाल होगा वो क्लोज होगा। और लव साउंड में क्या होगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल क्लोज होगा तभी हमको सुनाई देगा लव साउंड। और डब साउंड कब सुनाई, जब हमारा एसएल वाल क्लोज होगा तब सुनाई देगा। अब बात करते हैं ईसीजी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी आप अपना ईसीजी कराए भी होंगे या आप देखे ही होंगे टीवी में। ठीक, तो ईसीजी क्या है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को हम ईसीजी बोलते हैं। ठीक, आपने कभी कभी देखा पी 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 ऐसे बोलता हूँ पी पी कंप्यूटर में या फिर आप टीवी में ऐसा देखे होंगे, तो ये हमको बताएगा वो पेशेंट क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसको मतलब मर गया। ठीक, तो पी 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 ऐसे बोलता है ना, तो क्या होता है, मर जाता है। तो टीवी में ही आजकल दिखाता है, तो पेशेंट गोज टू इन कार्डियक अरेस्ट। दिस टाइप ऑफ मशीन, इस प्रकार के मशीन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं।
इस मशीन को ग्राफ कहते हैं एंड इस इज यूज टू ऑपरेट इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राम ऑफ ईसीजी। ठीक, क्या इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राम या ईसीजी भी कहते हैं, और इसको यूज़ किया जाता है कि हमारे इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को। देखिए ईसीजी क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंट है किसका, हमारे हार्ट की एक्टिविटी का। तो क्या है हार्ट की एक्टिविटी का क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंट कि हार्ट में कैसे हमारी एक्टिविटी हो रहा है। हार्ट में जो हमारा जो ये जो एस वाल और ए बी वाल होते हैं, यही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं ना, कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो इसको ही क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंट दिखाता है ईसीजी। तो ईसीजी क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। ठीक, द 3 इलेक्ट्रिक लीड्स, इसमें 3 लीड्स होते हैं, आपको पता होगा यदि कराए होंगे ईसीजी, तो 2 हमारे ये विस्ट में लगेंगे और एक एंकल में लगेगा। एंकल जो हमारा पैर होता है लेफ्ट एंकल में, तो दोनों एक एक क्या लगेंगे हमारे विस्ट, हमारे कलाई के, इसको ही कहते हैं विस्ट। ठीक, एक एक दोनों में लगेंगे और एक जो होगा एंकल में लगेगा। ठीक, लेफ्ट एंकल में लगेगा। ठीक, इसमें 3 लीड्स होते हैं और इसका यूज किस में होता है एक्टिविटी, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हमारे हार्ट का नापने में। देखिए ये जैसे जैसे दिया आपको तीनों उसी की लाइन याद करना है। ठीक, देखिए ये पी वेव बताता है, अपने कंप्यूटर में देखा होगा ये पी वेव, क्यू वेव, क्यू आर एस वेव, टी वेव और क्या है। ठीक, पी क्यू आर एस और टी। ठीक, जो पी वेव है वो क्या बताएगा, पी वेव जो बताएगा डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया, कि हमारा आर्टिया पोलराइज करने वाला है। डिपोलराइज मतलब जानते हैं ना कि हमारा धड़कने वाला है आर्टिया। ठीक, मतलब सिस्टोल करने वाला। तो भाई पी वेव क्या इंडिकेट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया को। ठीक, क्यू आर एस वेव क्या बताता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को। क्यू आर एस क्या बताता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को। ठीक, या इंडिकेट करता है वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को। ठीक, या इसको भी हम बोल सकते हैं इंडिकेट कर रहा है आर्टिया कंट्रैक्शन को। ठीक, जो टी वेव है वो रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल, मतलब कि वेंट्रिकल के रुकने को, या रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल भी कह सकते हैं। तो पी वेव क्या है डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया, क्यू आर एस वेव डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और टी वेव क्या है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल या रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और इंड ऑफ टी वेव इंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, कि हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो गया। तो इंड ऑफ टी वेव इंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल, कि वेंट्रिकल अब क्या हो रहा है, मतलब कि अब धीरे धीरे उसका पोलराइजेशन खत्म हो रहा है, रिपोलराइजेशन होने वाला है। ठीक, और जब इंड आ गया मतलब खत्म हो गया, वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो गया, मतलब डायस्टोल हो गया उसका। ठीक, तो जैसे दिया एकदम लाइन के बाद एनसीईआरटी की लाइन, आपको इसी की लाइन में याद करना होगा। मैथ्स द कॉलम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये टेस्ट होता है नीट के, इसमें बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। पी वेव डिपोलराइजेशन आर्टिया, क्यू आर एस डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल, इंड ऑफ टी वेव इंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो हमारा कार्डियक एक्टिविटी को कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, कि कैसे रेगुलेट। एक्चुअली हमारा जो हार्ट है वो तो उसको कौन रेगुलेट करेगा, वो तो खुद ही भगवान है, उसको कौन रेगुलेट करेगा, लेकिन हम उसको मॉडरेट कर सकते हैं। तो भाई नॉर्मली जो एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेट इंट्रिंसिकली, यानी ऑटो रेगुलेटेड, मतलब हमारा नॉर्मली जो हार्ट क्या है वो तो खुद ही रेगुलेट करने वाला है, ऑटो रेगुलेटेड है। ठीक, लेकिन क्या है बाय ए स्पेशल मसल नोडल टिश्यू, हैंस हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। ये क्या किसके द्वारा, वो भी बाय किसके द्वारा, हार्ट के स्पेशल मसल जिसको कहते हैं नोडल टिश्यू, उसको उसी के द्वारा क्या होता है हार्ट क्या होता है खुद से ही रेगुलेट करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं मायोजेनिक। इसीलिए हम हार्ट को क्या कहते हैं मायोजेनिक है। हमारा हार्ट मतलब सेल्फ अपना काम करता है, ऑटो रेगुलेटर, लेकिन हम इसको मॉडरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या एक स्पेशल न्यूरल सेल एक स्पेशल न्यूरल सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा कहते हैं, वही केवल इसको मॉडरेट कर सकता है, हार्ट बीट को बढ़ा सकता है घटा सकता है, उसको मॉडरेट कर सकता है। ये क्या करता है, ये कार्डियक फंक्शन ऑफ थ्रू द ANS। तो ये अब ये क्या मॉडरेट करता है किसके कार्डियक फंक्शन को, ANS के कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करने का काम करता है। किसके द्वारा, ANS के द्वारा कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करता है। ANS मतलब कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा ही क्या करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा ही है मेन है, ये क्या करता है ANS ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम द्वारा ही क्या करता है, इसको मेंटेन करता है कार्डियक फंक्शन को। ठीक, अब कैसे करता है ये देखिए। तो देखिए ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आप पढ़ेंगे, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हार्ट वाले सॉरी न्यूरल सिस्टम वाले में, तो आपको पता होगा कि जो हमारा ऑटोनॉमस सिस्टम होता है उसके 2 टाइप होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है, एक सिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक नाम से लग रहा है पैरा, लेकिन ये घटाएगा। ठीक, तो पैरा तो ये हार्ट बीट घटा देगा, कार्डियक आउटपुट को ये घटाएगा। ठीक, जबकि सिम्पैथेटिक है तो ये क्या बढ़ा देगा, ये हार्ट बीट को बढ़ा देगा, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को बढ़ा देगा, मतलब वेंट्रिकल जो है ज़्यादा कंट्रैक्ट करने लगेगा, और इससे ही क्या होगा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा हमारा। ठीक, तो हार्ट बीट बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा ही। कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है सिस्टोलिक वॉल्यूम और इनटू हार्ट रेट। ओके, अब देखिए जो हमारा एड्रेनल मेडुला है, यदि आप हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा एड्रेनल मेडुला वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करने वाला है, इंक्रीज कर देता है कार्डियक आउटपुट को। तो ये हार्मोन जो है ये भी इंक्रीज करता है हार्ट रेट को।
ठीक। अब कुछ डिसऑर्डर हैं हमारे हार्ट के से, कुछ डिसऑर्डर हैं। तो पहला है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। ठीक, तो हाइपरटेंशन तो बहुत लोग को हो ही जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल हमारा बीपी जो होता है 120/80 होता है, मतलब कि 120 जो होता है वो सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर को बताता है, और 80 जो होता है डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर को बताता है। जब हार्ट बीट जब रुका है डायस्टोल है, तब 120 क्या है सिस्टोल को बताता है। ठीक, वैन जब ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल 140 या 90 या ओवर, ठीक है, मतलब लगातार आप जब चेक करो तो लगातार इसका ब्लड इतना बना रहा है, ब्लड प्रेशर 140 और 90 बना है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे ब्लड प्रेशर, मतलब हाइपरटेंशन हो गया उसको ही हम क्या कहेंगे हाइपरटेंशन। जब आप बार बार चेक कर रहे हो तो बार बार उसका 140 और 90 है या इससे अधिक है, यानी उसको क्या है ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा, यदि हाई ब्लड प्रेशर हमारा है बना है तो इससे हमारे हार्ट डिजीज़ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे हार्ट डिजीज़ भी हो सकते हैं, और आल्सो इफेक्ट करता है हमारे विट्रल ऑर्गन लाइक जैसे ब्रेन और किडनी को, हमारे किडनी और ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। ये आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपका ब्रेन और किडनी भी इफेक्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा है जो हमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या कैट कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं अर्थोक्लोरोसिस भी कहते हैं, कि मतलब नाम से अर्थोक्लोरोसिस मतलब जम जाना। ठीक, अब किसका डिपोजिशन हो जाना, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर्स विच मेक इन लूमेन ऑफ आर्टरी नैरो। तो हमें आर्टरीज जो होते हैं उसके में क्या होता है जम जाता है, जब क्या कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल ये सब जम जाते हैं, उसमें जम जाते हैं तो उसका जो लूमेन होता है वो क्या होता है नैरो हो जाता है। इससे हमारा ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है। तो इफेक्ट द ब्लड वेसल एंड दैट सप्लाई द ब्लड टू हार्ट। इफेक्ट क्या होता है, ब्लड वेसल इफेक्ट होता है, इससे क्या होता है सप्लाई ऑफ ब्लड का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अब हम बात करते हैं एंजाइना जो है इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। इसका सिम्टम क्या है, एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत बुरा सीने में बहुत बुरा दर्द होगा। ये हमारे फूफा को हुआ था एंजाइना, तो उन्होंने अब उनको लगा था कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा लगता था उनको। तो ये क्या है कि बहुत एक्यूट चेस्ट पेन होता है, और ये हमेशा मिड एज वाले लोगों को होता है। ठीक, वैन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीच टू द हार्ट मसल, जब बहुत ही मतलब ऑक्सीजन में मतलब कि इनफ ऑक्सीजन ना पहुँचे हमारे हार्ट मसल में, नो इनफ ऑक्सीजन रीच टू द हार्ट मसल, इनफ ऑक्सीजन ना मिल पाए हमारे हार्ट मसल को तब होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो इनफ ऑक्सीजन मसल ये कभी कभी पहाड़ पे जो चढ़ते हैं उन लोग को भी होता है एक्यूट चेस्ट पेन, उनको लगता है हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो अब हमें कुछ अलग से है कि हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, नाम से एक ही लग रहा है पर कुछ सब अलग अलग है। तो हार्ट फेल्योर तो क्या हार्ट का फेल हो जाना, और कैसे फेल होगा, जब पंपिंग ऑफ ब्लड नॉट पंपिंग ब्लड इफिशियंसी इनफ, तो हमारा ब्लड पंप ठीक तरीके से ना हो पाए। ठीक, देखिए इसमें क्या था इनफ ऑक्सीजन ना पहुँचे, इसमें क्या है नॉट पंपिंग ब्लड इनफ, मतलब हमारे इनफ ब्लड की पंपिंग ना हो पाए। ठीक, जितना हमारे हार्ट को चाह रहा था उतना पंपिंग ना हो पाए। ठीक है, तब हमको ये हार्ट फेल्योर होगा, और इससे ही क्या होता है कंजनेशन ऑफ लंग्स, और लंग्स में क्या होता है खून का जमाव भी हो जाता है। ठीक, और इसीलिए इसको कंजर्वेटिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। ठीक, तो हार्ट फेल्योर क्या है, नॉट पंपिंग ब्लड इनफ। ठीक, इनफ इन हार्ट भी था यहाँ पे। ठीक, तो मतलब हार्ट को पूरा पंप मतलब कि प्रॉपर ब्लड ना मिल पाए तो क्या होगा हार्ट फेल्योर हो जाएगा, और इसको ही हम क्या कहते हैं कंजाइजेशन। अब इससे कंजाइजेशन हो जाता है लंग्स में ब्लड जमने लगता है, और इसको ही हम कंजाइटेड हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। ठीक, अगला है हार्ट अटैक में मसल जो होते हैं मर जाते हैं। व्हेन हार्ट मसल इज सडन डैमेज बाय द इनएक्टिवेट ब्लड सप्लाई, ब्लड की कमी के कारण हार्ट का कभी मसल मरने लगते हैं, ब्लड प्रॉपर ना मिल पाने के कारण हार्ट के मसल मरने लगते हैं, उसको क्या कहते हैं हार्ट अटैक कहते हैं। जब ब्लड नहीं मिल पा रहा है तो हार्ट फेल्योर हो गया, जब ब्लड के मसल मरने लगे तो हार्ट अटैक हो गया, और जब हमारा हार्टवे रुक जाए, हार्ट ही बंद हो जाए सॉरी हिंदी, जब हमारा हार्ट ही रुक गया तो उस टाइम क्या हो गया कार्डियक अरेस्ट हो गया। ओके, तो ये है कार्डियक अरेस्ट, जब हमारा हार्ट बीट ही रुक गया तो कार्डियक अरेस्ट हो गया। हार्ट अटैक क्या होगा, जब हमारा हार्ट का मसल मर गया, और हार्ट फेल्योर क्या होगा, जब हमारा हार्ट में ऑक्सीजन प्रॉपर ना पहुँचे।